नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे न्यूज बाइस्कोप के दफ्तर में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें हर कोई सुनना चाहता है, उनके बारे जानना चाहता है। जयराम महतो जी आज हमारे बीच हैं। जयराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जयराम जी को लेकर पॉलिटिकल बातचीत हमेशा होती रहती है। आज जयराम जी के लिए चूंकि पहली बार विधायक बनकर आए हैं और एक दो दिनों पहले ही इन्हें जैसे पहली नौकरी मिलती है तो पहली सैलरी मिलती है, उसी तरह से जयराम जी को भी पहली सैलरी मिली है। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, निसंदेह जब हम लोग आंदोलन में आए थे और लोकसभा का चुनाव लड़े, और जब लोकसभा का चुनाव लड़े और 2 सीटों को इंडिपेंडेंट होकर मैंने लीड किया और लगभग गिरिडीह को छोड़कर बाकी सीटों में हम लोग 50,000 के आसपास वोट रहे हैं, तो ये तो मान चुके थे कि यहाँ से हम लोग विधायक तो बनेंगे ही और आने वाले दिन एक अच्छी पार्टी के रूप में इमर्ज भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब विधानसभा चुन के आए और परिणाम जो बेशक एक सीट हमारे पक्ष में रहा, लेकिन हम लोग कुछ उम्मीद ज़्यादा किए थे और हम लोग यहाँ तक सोचे थे कि हम लोग और मजबूती के साथ सदन में आएंगे। तो थोड़ा सा उसका मलाल रहा, लेकिन एक नई पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आए हैं और जिन उम्मीदों के साथ आए थे जनता का, कहीं ना कहीं हम लोग उन विषयों को रखने में अभी तक कामयाब रहे हैं, जिसका फीडबैक भी कहीं ना कहीं पूरे राज्य में ठीक ठाक आ रहा है। तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। देखिए, कई ऐसे मुद्दे थे जिनके बारे लोग जानना चाहते थे लेकिन वो बातें सामने आती नहीं थी। आपने कई ऐसी बातें कही थी कि ये सुविधा नहीं लेंगे, कई ऐसी चर्चाएं चली थी, फिर आपने उन चीजों को लेकर अपनी बातें भी रखी, अपनी सैलरी को लेकर, अपनी गाड़ी को लेकर। तो ये तमाम चीजें भी चर्चा हुई। लोगों के अंदर उत्सुकता रहती है कि जयराम जी क्या करेंगे, जयराम जी क्या कहेंगे। देखिए, हमने तो अपने जब हम चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, उसी समय हमने कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी माइलस्टोन होनी चाहिए जिसको करने की बहुत आवश्यकता है। और उसमें मैंने पहला जो अपना डिसीजन लिया था और अपना जनता के बीच विचार रखे थे कि हम लोग अपने ज़िला से बाहर ज़मीन नहीं लेंगे, 1 इंच नहीं लेंगे। क्योंकि मैंने देखा इस राज्य को कि धीरे धीरे आम व्यक्ति का जो ज़मीन है वो नेताओं के पास शिफ्ट होने लगा है। किसी भी नेता के पास आप जाइएगा तो आज कई एकड़ ज़मीन उनके पास है। ज़मीन किनका है? आम व्यक्ति का है। कब उन्होंने लिया? किसी मजबूरी में लिया। तो हमें लगता है कि जब राजनीति में हम आए हैं तो कुछ एक अलग माइलस्टोन स्थापित करते हुए आगे बढ़े, तो उस पर हम अभी भी कायम हैं। और मेरा जिला पड़ता है धनबाद और हमारी विधानसभा की जो सीट है वो गिरिडीह और बोकारो में आती है। तो वहाँ हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, अपना घर से आना जाना, यहाँ ज़मीन आपको दे रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, हमने जो वचन दिया है उसको हम लोग निभाएंगे। तो ये जनता से हम लोग ये किए कि अब 5 साल अगर कोई रहने के लिए देगा एज ए पेइंग गेस्ट तो हम लोग रहेंगे, लेकिन उस माइलस्टोन पर हम लोग अपना विचार को अडिग रखे हैं। दूसरी बात, हमने सैलरी को लेकर भी कहा था कि 75% जो सैलरी होगी वो हम सार्वजनिक कर देंगे। और हमें लगता है कि 24 सालों की हिस्ट्री में कोई विधायक है, बाकी लोग अब गूगल जाके लोग जानते थे कि झारखंड के विधायक की सैलरी क्या है। हम खुद अपना इंटरनेट में और बाकायदा सैलरी पे स्लिप के साथ बता देते हैं कि ये सैलरी इस महीने में आई है। बिल्कुल। तो सैलरी को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? जैसे होता है कि नहीं, पहली सैलरी कोई अपनी माता जी को देता है, उसमें से कुछ पैसे देता है, तो इसे लेकर आपकी क्या प्लानिंग है जो सैलरी आई है? देखिए, आप पहली सैलरी हमारी 2,13,000 की है और उसमें से 1,59,000 समथिंग जो हमने 75% कहा था। तो अब वो हम लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से उस 1,60,000 को क्षेत्र की जनता के लिए खर्च करेंगे। और बाकी जो बच्चे का निसंदेह अपना परिवार है, अपने जो वो दोस्त हैं जो संघर्ष के साथ से लेकर अपने बचपन से हमारे साथ रहे हैं, तो उस पर भी सोचेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो 75% सैलरी है हमारी, उससे हम लोग किस तरह से खर्च कर पाएंगे। चूँकि बोले हैं ठीक है, लेकिन खर्च करने के लिए एक रास्ता हमें तैयार करना होगा, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा चिंतन कर रहे हैं। आप सदन में आए तो आपने कई ऐसे मुद्दों को उठाया। आपने कहा कि भाई माननीय अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते। आज आपने सदन में चर्चा इस बात पर की कि माननीय लोग सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं जाते। तो क्या लगता है ये व्यवस्था बदलेगी? देखिए, हमें लगता है कि जब ऐसे सोच हम कुछ दिन पहले एक दिल्ली कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने गए थे, जिसमें यहाँ बड़का गांव की पूर्व विधायक भी गई हुई थी। तो वहाँ वही चीज़ हमें बताया गया कि आप किसी पार्टी से रहो, किसी राजनीतिक दल से रहो, हमारा लक्ष्य है सैद्धांतिक नेता को तैयार करना, प्रिंसिपल लीडरशिप। वो किसी भी पार्टी में रहे, अगर वो सैद्धांतिक नेता है तो राज्य बदलेगा, देश बदलेगा। पार्टी अच्छी हो बुरी हो मायने नहीं है, वो नेता कितना सैद्धांतिक है। तो मेरा भी मानना है कि जब सैद्धांतिक नेता उनकी संख्या बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि इस राज्य में सैद्धांतिक नेता नहीं रहे हैं। कॉमरेड ए.के. राय का दौर को लोगों ने देखा, ऐसे बहुत सारे लीडर रहे हैं इस राज्य में। चूँकि हमारी आयु कम है, हम नहीं जान पा रहे, लेकिन सुने हैं हम जो अपने सिद्धांतों पे कायम रहे हैं। तो जब उनकी संख्या बढ़ेगी
और जब जाहिर सी बात है आज हमें देखकर बाकी युवा भी उस रास्ते पर अपना पांव पसारेंगे, आगे आने का प्रयास करेंगे, तो अगर सैद्धांतिक नेताओं की संख्या बढ़ेगी तो ये जो फिलहाल सिस्टम है ये भी बदलेगा, लेकिन संख्या उनकी बढ़नी चाहिए। सदन में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कई घोटालों की बातें भी हो रही हैं। लोगों को आपसे भी काफी उम्मीदें हैं कि जयराम जी भी कुछ घोटालों को उजागर करेंगे, क्योंकि आप अक्सर अपने भाषणों में कहा करते थे कि यहाँ गड़बड़ियां हैं, यहाँ ऐसे हैं वैसे हैं। तो क्या ये उम्मीदें, अभी सदन कुछ दिन बचे हुए हैं? और निसंदेह है, चूंकि सदन को हम लोग पहले बाहर से देखते थे और हमें लगता था कि सदन में के अंदर नेता लोग किसी सब्जेक्ट पर केवल चर्चा परिचर्चा करते हैं, अपना भाषण टाइप का यानी एक बहस करते हैं। लेकिन जब सदन के अंदर आए और पहला जो 4 दिन था सदन का, उसमें भी समझ में नहीं आया था सदन के बारे में। तो जब ये बजट सत्र चला जो पूरे 1 महीना का है, इसमें समझ में नहीं आया कि भाई आपका अल्पसूचित प्रश्न होता है, तारांकित प्रश्न होता है, शून्यकाल होता है, फिर ध्यान आकर्षण होता है, उसके बाद एक सेशन होता है जिसमें आप चर्चा करते हैं। तो थोड़ा समझने में समय लगेगा। अगर कोई कहे कि हम सब कुछ हैं तो ये गलत बात है, समझेंगे। अभी भी चीज़ों को हमें लगता है कि सदन को समझने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो निसंदेह जो सब्जेक्ट हम लोग लेके आए हैं वो सब्जेक्ट सदन में भी उठाएंगे और अभी तक उठाए हैं और आगे भी उठाएंगे, उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन उसके लिए हमको परिस्थितियों को सदन में रखने के तरीके को जानना होगा। जैसे एक कटौती प्रस्ताव, किसी ने हमें कहा कि कटौती प्रस्ताव होता है, बोले भाई इसके बारे में हम जानते नहीं थे। तो फिर बोला नहीं, आप किसी जो पुराने लीडर है उनसे एक बार बैठ के सीख लीजिएगा। तो अवसर नहीं मिला, हम उनसे सीखेंगे कि भाई ये कटौती प्रस्ताव किस प्रकार से। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट मेरे सामने आए जो नए थे, जिनको सुनने के बाद हमें भी लगा भाई इसे सीखना चाहिए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आपका बयान चर्चित हुआ। आप मैया सम्मान को लेकर आपकी प्रतिक्रिया आई थी कि ये गलत ट्रेंड की शुरुआत हुई है। क्या आपको क्या लगता है, ये समाधान है? नहीं, बिल्कुल देख ही सकते हैं आप, अभी 18 लाख का छटनी हो चुका है, आने वाला दिन और का छटनी होगा। तो वे तो निराश हो रहे हैं। अब तो बहुत सारे गांव में महिलाएं कह रही हैं कि अगर कोई जेएम का नेता दिखेगा तो भाई उसके साथ हम ये करेंगे वो करेंगे। नाराज होने लगे लोग। उसका गुस्सा विधायकों को भी वो फोड़ रहे हैं, हम लोग को भी सुना रहे हैं खर्री खोटियां। तो ये सरकार को भी मालूम था, इन्हें बैठकर सोच लेना चाहिए था कि देखिए जीतना अलग चीज़ है और लोगों को दिल को जीतना अलग चीज़ है। आप उनको चुनाव जीतने के चक्कर में उनके दिल से, भोले भाले लोगों से आप खेल रहे हैं। तो आपको जानना चाहिए कि ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक मतलब संख्या तो बढ़ेगी, आज तो 50 लाख है, कल को 1 करोड़ तक जाएगी। तो उतनी बड़ी आबादी को आप मतलब 2,500 रुपया बिना किसी कार्य के देंगे, ये सक्षम नहीं है। तो सरकार ने चुनाव जीतने के लिए जो अपना घोषणा किया था, निसंदेह उस साख को बचाने के लिए वो उस दिशा में बढ़ेगी भी, लेकिन बाकी क्षेत्रों में कटौती होगी और वो सब कुछ देख रहे हैं, वो राज्य से छुपा नहीं है। देखिए, अभी सदन में परिसीमन के मुद्दे को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। क्या समाधान आपके नजरिए से होना चाहिए? आप एक युवा हैं और युवाओं की सोच क्या होनी चाहिए इस पर, क्योंकि कुछ लोग लगातार ये बातें कह रहे हैं कि आदिवासियों की सीटों की संख्या कम हो जाएंगी, लेकिन परिसीमन तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। देखिए, परिसीमन तो होगा। आप आज रोकेंगे, कल रोकेंगे, 10 साल बाद रोकेंगे तो 20वां साल होगा, 15वां साल में होगा, लेकिन परिसीमन तो होगा। उसे आप कितना दिन तक रोक सकते हैं? क्योंकि सक्षम इतनी बड़ी आबादी, जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, एक विधायक के लिए आसान नहीं है। जब जिला बढ़ा, हमारे पास 18 जिले थे, हम 24 में आ गए हैं। कई जिलों का फिर डिमांड चल ही रहा है, हमें लगता है कुछ दिनों में 30 जिला हो जाएंगे। हमारे पास प्रखंडों की संख्या 400 हो जाएगी कुछ दिनों में, पंचायतों की संख्या हम 5,000 के आसपास चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो विधायक की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें, वो बढ़ेंगी ही। हाँ, ये है अगर उस समय, चूंकि उससे पहले जो ये जनगणना की बात हो रही है, वो जनगणना साफ होना चाहिए और उसके आधार पर जब परिसीमन होगा तो इस राज्य में आदिवासियों की संख्या क्या है, अनुसूचित जाति की संख्या क्या है, और उनको उनके अनुपात में सीट दिया जाए। इसका हम समर्थन करते हैं। सदन में एक आरक्षण का भी मुद्दा है, उस पर भी लगातार चर्चा होती रहती है। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की भी बातें होती है, इसका क्या समाधान आप देखते हैं? देखिए, ये तो दक्षिण भारत में बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ जो हम लोग के यहाँ हवाला दिया जाता है कि देखिए, सबसे पहले तो 50% आरक्षण की बात थी, फिर 2016 में EWS आया तो फिर 60% भी संवैधानिक हो गया। तो ये अब डिपेंड करता है इस राज्य और इस राज्य के साथ जो केंद्र का परस्पर संबंध है, उस संबंध पर निर्भर करता है। दक्षिण भारत में अगर आप शायद तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ 67 के 69% रिजर्वेशन है। तो अगर किसी भी तरह से अगर देखा जाए तार्किक रूप से, तो ओबीसी इस राज्य का सबसे ठगा हुआ समाज है, सबसे ठगा हुआ समाज है। अभी कुछ महीनों पहले जो जिला स्तरीय बहाली थी, जिसमें 7 जिलों में उनको शून्य कर दिया आपने। इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी है, अनुमानित 54% है, 50 से कम नहीं है, और उसको आप शून्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ओबीसी जो समुदाय है उसके साथ हकमारी के बराबर है, और मेरा भी मानना है कि बिल्कुल निसंदेह बढ़ना चाहिए।
जयराम जी, जब हम आपके वीडियोस अपने चैनल्स पे डालते हैं तो बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, तो कमेंट में कई लोग ये भी कहते हैं कि छात्रों का आंदोलन कर, उनके साथ आप आंदोलन कर राजनीति में आ गए और अब राजनीतिज्ञ बन गए। लोगों को उम्मीद थी कि 1932 खतियान रोजगार पर आप सड़क पर उतरकर फिर आंदोलन करेंगे, तो इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, निसंदेह जो हमारे मुद्दे हैं उन पर हम पीछे नहीं हटे हैं। हमने तो अपने 1932 के खतियान को लेकर हमने अल्पसूचित सवाल भी किया था। सरकार ने हालांकि जवाब जिस दिन था उस दिन हमें बहस का लॉटरी में मौका नहीं मिला, चूंकि उसमें 4-5 विधायकों को ही मौका मिलता है। हमने नियोजन को लेकर भी सवाल किया था और हमने फिर मीडिया के प्लेटफॉर्म में भी बता दिया। देखिए, बाकी जो विधायक अपना सवाल करते हैं वो बहस हुआ तो हुआ, नहीं तो हम लोगों को नहीं बताते हैं। अगर उनका कागज सोशल मीडिया में आया तो आया, लेकिन हम तो मीडिया को ही बता दिए कि हमने आज इस विषय पर सवाल किया था। नियोजन का जो मामला है हमने तो पूछा था, तो सरकार ने जो हमें उत्तर दिया बता दिया कि भाई 21% झारखंड के लोग कार्य कर रहे हैं निजी कंपनियों में। तो हमने तो सारा चीज़ उनके बीच रख रहे हैं और उन चीज़ों से उनको अवगत करा रहे हैं, और जो सवाल हम सवालों को लगातार उठा रहे हैं। जहाँ तक बात है सड़क की, निसंदेह चूंकि अभी हमारा संगठन चुनाव के बाद 2 चुनाव हमने देखा, 2 चुनाव को हमने भाग लिया, तो निसंदेह हम लोग इस राज्य की सबसे नई पार्टी हैं और सबसे आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर पार्टी भी हैं। तो इन 2 चुनावों में हमने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा है, तो थोड़ा सा हम लोग को भी अब अपने आप को मजबूत करना होगा, व्यक्त करना होगा। उसके बाद फिर हम लोग निसंदेह जो मुद्दे हैं वो सदन में भी उठेंगे और सड़क में भी उठेंगे, आंदोलन के माध्यम से चलते रहेंगे, क्योंकि इस राज्य के लोगों का जब तक हक हुकूक ना मिल जाए, हम लोग की आवाज़ सड़क से सदन तक बुलंद रहेगी। क्या क्या फर्क महसूस होता है? पहले आप आंदोलन करते थे, युवा थे, छात्र थे, तो कहीं भी एक तरह से कहा जा सकता है कि हम आंदोलन के दौरान किसी भी हद तक जा सकते थे। अब आपको लगता होगा कि अब आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, तो क्या वो एक बंदिश की तरह आपको महसूस होता है? नहीं, थोड़ा सा तो आपको प्रोटोकॉल को अनुपालन करना होगा। कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। चूँकि अब एक आप इस राज्य के माननीय हैं, इस राज्य के सर्वोच्च सदन के आप सदस्य हैं, जहाँ से राज्य में विधेयक और बजट पारित होता है, तो निसंदेह कुछ बंदिशें हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, और उन मर्यादाओं का तो अनुपालन करना भी पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपनी जमीर और अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किए हैं। लगातार अपने जो व्यवहार हमारा रहा है उस व्यवहार के साथ हम सदन में भी अपने आप को प्रेजेंट किए हैं। आपके बहुत सारे समर्थक हैं, तो कुछ विरोधी भी हैं। विरोधी कहते हैं कि आप लोगों का गैंग है जो वसूली करता है, पैसों की बंदरबांट को लेकर आपके संगठन के लोग आपसे अलग हो गए। तो इसे आप जनता के सामने किस तरह से रखते हैं इन बातों को? देखिए, ये अगर कोई कहता है तो अब बिल्कुल आरोप निराधार हैं। हाँ, कुछ परसेंट अगर कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए अगर इंसान कोई है तो 100% एक पार्टी में रहने वाले सब लोगों की सोच एक जैसी नहीं होगी। हमें भी कुछ शिकायतें आई हैं, त्रुटियां, जहां कुछ लोगों ने हमारे नाम से कहीं चंदा भेजा, ये सब तो हमने फिर उस लोग जिसने दिया था उसको हम डांट फटकार किए कि बिल्कुल ये सब गलत बात है। हमारा नाम कोई अगर किसी गलत प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करता है तो बिल्कुल आप सचेत हो जाइएगा। तो ये हमारा स्टैंड रहता है। तो ऐसा नहीं है, 11 लाख लोगों ने आपको वोट दिया है, यानी उस 11 लाख वोट दिलाने में नहीं करने से भी तो 10,000 नौजवान मेहनत किए होंगे। तो उस 10,000 नौजवान में 2-4 लोग अगर ऐसे हैं जिन्होंने कभी ऐसा किया होगा, तो वो हमारे संज्ञान में 1-2 आया था, जो बहुत मामूली था। वो ना न्यूज तक आया है ना किसी के पास आया है, वो बहुत मामूली। तो फिर हमने कहा कि हमारा कोई ऐसा कार्य नहीं रहा है, ना हमारा कोई ऐसा इंटेंस है, तो इससे दूर रहना है। आगे की आपकी योजनाओं के बारे संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक ऐसी शख्सियत रहे जो आप खुद ये कहते भी हैं कि आपका लक्ष्य सीएम बनना है। नहीं, देखिए, हमने ये नहीं कहा था कि लक्ष्य सीएम बनना है। हमने जब उन्होंने हमारी तुलना सुदेश बाबू से की थी तो हमने ये उनको समझाया था कि देखिए सुदेश जी, ठीक है, हम हमारे बड़े भाई समान है, राजनीतिक विचारधारा अलग विषय है, राजनीतिक विचारधारा होती रहेगी। लेकिन वो जब चुनाव जीत कर आए थे तो एक विधायक के रूप में आए थे, जब राज्य में क्या था परिस्थिति के अनुसार उनको मंत्री पद मिला, यानी वो अकेले आए थे। हम तो डायरेक्ट एक पार्टी लेवल का सुप्रीमो बन के आए थे। हम चुनाव जीते या हारे अलग विषय है, लेकिन हमारी जो एंट्री राजनीति में हुई एक सुप्रीमो के तौर पे हुई थी, और वो एक विधायक के तौर पे आए थे। चूंकि उनको मंत्रालय मिल गया तो फिर उनका संख्या बढ़ता गया, वो अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाते गए। तो हमने ये तुलना किया था। तो आगे क्या योजना है आपकी? पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाना है? कितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, या फिर क्या तैयारी है? देखिए, अब यहाँ से लगता है कि एक तरफ हमारे सिद्धांत हैं, एक तरफ सत्ता है। सिद्धांत और सत्ता, अगर आप अपनी बात करते हैं तो सिद्धांत, आप अगर जनता की बात करते हैं तो सत्ता। तो इसलिए अब यहाँ से हमें लगता है कि अब संगठन का विस्तार हो, और सदन के बाद हम लोग उस काम में लग भी जाएंगे, संगठन का विस्तार करेंगे। और 2029 का जो चुनाव होगा, हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़े ही नहीं, जीते, और एक बहुत जोरदार उपस्थिति के साथ सदन में हम लोग आए। चूँकि एक
सीट जीत कर आए हैं तो उसकी कुछ मैंने देखने को मिल रहा है, कुछ खामियाजा भी है, समय का अभाव। अभी मान के चलिए, अभी हमारे कक्ष में आप जाइएगा तो एक छोटा सा कक्ष नहीं, हमारे मित्र का है, हम लोग जमीन में ही सोते हैं। और हमें लगता है कि 24 सालों के इतिहास में शायद कोई विधायक होगा जो रांची में आके ज़मीन में सोता है। तो हमारे कक्ष में एक तरफ सिर्फ लोगों की शिकायतों से कमरा भर चुका है कि हमारे मामले को अब सदन में उठा दीजिएगा। अब उनको कैसे हम समझाएं कि हम एक पार्टी वाला विधायक हैं और हम लोग का जो समय का आवंटन होता है वो काफ़ी कम होता है। इसीलिए हम लोग देखिए एकदम कभी कभी हम लोग पढ़ के सुनाते हैं, क्या करें भाई कि एक सेकंड भी अगर इधर उधर चला जाए तो इसीलिए पढ़ के ही सुना देते हैं, समय का जाया ना हो, टू दी पॉइंट बात करते हैं। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं संख्या बल के साथ विधानसभा अगर आप आते हैं तो और मजबूती के साथ आप जनता की बातों को रखते हैं और उनकी समस्या का निदान कर पाएंगे। तो आपको कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, ऐसी वीडियोस भी कई सामने आए हैं, तो किन बातों पर ऐसा होता है जब आप खुद पे काबू नहीं रख पाते हैं? देखिए, जब आता है कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब मतलब थोड़ा सा हम लोग अब थोड़ा सा क्या किए कि अपना जो सोचने का और जो तरीका पूर्व में था उसको थोड़ा बदलें। जैसे पहले कोई अगर शिकायत लेके आता था शासन प्रशासन के खिलाफ तो तुरंत ऑटोमेटिकली बहुत प्रेशर में आ जाता था, तुरंत फोन लगा देता था, उससे बहस शुरू, चाहे वो कोई रहे सामने वाला, कोई बड़ा पदाधिकारी ले। अब क्या होता है कि जब समस्या लेके आता है तो थोड़ा सा उसको बोलते कि रुक जाओ, कूल डाउन हो जाओ, थोड़ा सा इसको हमको खुद जांचने दो कि तुम अपना पक्ष सुना रहे हो, अगला का पक्ष हमको जानने दो। तो विधायक बनने के बाद ये हुआ कि अगर अगला कोई शिकायत लेके आया है तो उसकी शिकायत को हम लिए, लेकिन जिसके प्रति वो शिकायत लेकर आया है हम वहां पर अपनी एक टीम भेजे या तो फिर हम स्वयं वहां जांच किए, उसके हिसाब से हम अपना व्यवहार को रखते हैं। पहले कुछ नहीं सुनना था, लोग आया हम शुरू हो गए, लेकिन अब उसको थोड़ा सा उस पैटर्न को हमने बदला है। आपके अब तक के जीवन में आपके सबसे संघर्ष भरे पल कौन से रहे? बिल्कुल, शुरुआती दिन काफ़ी संघर्ष भरे रहे। जब आंदोलन होते थे, धरना प्रदर्शन, विधानसभा घेराव वगैरह काफ़ी संघर्षशील रहा। पुलिस की छावनी लगातार, हमारे जितने साथी हैं उनके घरों में छापा, हमारे घरों में छापा, तो वो काफ़ी संघर्ष के पल रहे हैं। एक चुनौती के रूप में वहाँ से हम लोग निकले हैं। कहते हैं बिना लाठी खाया कोई आंदोलनकारी नहीं बनता। आपको कब पहली बार लाठी खाने की नौबत आई? भाई विधानसभा में आया था, लेकिन हमारे जो दोस्त थे वो आगे खड़े हुए थे और डीएम साहब बोले कि तुमको चलो अब थोड़ा सा हम लोग का भी कान में बोलें कि थोड़ा सम्मान रखो, डिटेन हो जाओ। जब थोड़ा सा चारों बोले भाई चलिए आपका ड्यूटी का सवाल है, तो लाठी से कभी हम लोग पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि जो माइंडसेट है वो हमेशा हम लोग का एग्रेसिव रहा है। आप मारिए पीटिए, इससे कभी डर भी नहीं रहा है। सबसे अच्छा पल अभी तक के जीवन में क्या रहा आपका? देखिए, अभी तक तो संघर्ष सही चल रहा है, लेकिन फिर भी जब किसी का कुछ काम हो जाता है तो अच्छा लगता है। जैसे कल एक दीदी मैसेज की, वो डैड थैंक यू लिखी, तो हम बोले काहे ले, क्योंकि हम लोग का आदत है कि हम आप हमें गालियाँ दे दो हम, लेकिन कोई अगर बधाई दे, शुभकामनाएं दे तो एक बार सोच पूछते हैं क्यों भाई, तो बोला नहीं आपके बदौलत हमारा जो काम था वो हो गया। तो जब इसी तरह किसी के काम हो जाते हैं हमारे कारण तो अच्छा लगता है। क्या मैसेज देंगे यूथ को? यूथ को तो मैसेज यही देंगे कि भाई राजनीति ही है जिससे यूथ घृणा करते हैं, आई हेट पॉलिटिक्स, लेकिन यही हेट पॉलिटिक्स ही है जो इस व्यवस्था को सुधारेगी। यही पॉलिटिक्स ही व्यवस्था को सुधारेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही देश और राज्य संचालित होता है। तो अतः अगर आप पॉलिटिक्स को समझना होगा और पॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। तो चलिए, जयराम जी से बातचीत करने के लिए, जयराम जी को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आरंभ में ही इन्होंने कहा था कि वक्त की कमी है, तो फिर बातें बहुत सी थी, लेकिन हमने संक्षेप में इस इंटरव्यू को पूरा किया है। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।